एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा टॉपिक है आइज़ा 210 एग्रीइंग ऑन द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। बेसिकली इस हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्या ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी जिनकी बेसिस पर हम क्लाइंट को एक्सेप्ट करेंगे या क्लाइंट को रिजेक्ट करेंगे। अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें तो कंटिन्यूअस एंड एक्सेप्टेंस के अंदर खाली आइज़ा 210 नहीं, आइज़ा 220, आईएसक्यूएम 1 और कोड ऑफ एथिक्स मिलाकर हम सारा देख रहे होते हैं कि किस क्लाइंट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉर ऑडिट या कोई भी इंश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए या किस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आइज़ा 220 के अंदर हम क्वालिटी ऑफ ऑडिट के ऊपर पढ़ रहे होते हैं। आईएसक्यू हम हमारी फर्म्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है कि जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि क्या क्वालिटी फर्म्स ने मेंटेन करनी होती है। कोड ऑफ एथिक्स बहुत सारी चीज़ें बताता है कि किन चीज़ों को कंप्लाई करते हुए अपनी ऑब्जेक्टिविटी को हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना और क्या-क्या ऐसी कंडीशन होगी कि अगर वो रहेंगी तो आप ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते और अगर वो एरेडिकेट कर देंगे, अगर हम उनको खत्म कर देंगे तो हम उस ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम सिनेरियो के लिहाज़ से अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो आइज़ा 210, 220, आईएसक्यूएम 1 एंड कोड ऑफ एथिक्स को मिला के एक क्वेश्चन बनाया जाएगा। इंशाल्लाह जब जैसे ही हम आइज़ा 210, 220 और आईएसक्यूएम 1 को पढ़ते हैं, तो हम एक प्रॉपर सेशन करेंगे कंटीन्यूअस एंड एक्सेप्टेंस प्रोसीजर के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली भी हम कैसे चीज़ें कर रहे होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। एग्ज़ाम सिनेरियो के लिहाज़ से भी क्वेश्चन को भी हम देखेंगे और हम उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से, कि इस सारे ओवरऑल आइज़ा का ऑब्जेक्टिव क्या है? The auditor should only accept and continue an audit when preconditions for an audit are confirmed and agreement on engagement term exists clearly. प्री कंडीशंस क्या होती हैं और एग्रीमेंट ऑफ एंगेजमेंट टर्म क्या होगी और हमारी क्या ऐसी कंडीशंस लिखी होंगी या क्या ऐसी चीज़ें हमने देखनी है उस टर्म ऑफ एंगेजमेंट के अंदर कि हमें वो कंप्लाई करें या हम उसको देखें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्री कंडीशन से। प्री कंडीशंस क्या हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल एंड प्रीमाइज ऑफ एन ऑडिट इज प्रेजेंट। सबसे पहले अगर हमने कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है, सबसे पहले ये 2 चीज़ें हमारे ऊपर बहुत नेसेसरी हो जाती हैं कि क्या हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, वो हम आइज़ा 200 के अंदर पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल के साथ। तो वो हमारा अगर एक्सेप्टेबल है, तभी हम उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेकंडली, प्रीमाइस ऑफ ऑडिट इज़ प्रेज़ेंट। प्रीमाइस ऑफ ऑडिट क्या होता है? प्रीमाइस ऑफ ऑडिट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कहते हैं, जो कि हम आइज़ा 200 के अंदर काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ के आए हैं। अगर ये 2 कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है और प्रीमाइस ऑफ ऑडिट इज प्रेजेंट, देन ही हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें, अगर प्रीमाइस ऑफ ऑडिट ही प्रेजेंट नहीं और मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो ये एक अनयूजुअल सी बात है कि एक तरह से आप देखें कि आपके भाई का कोई रिश्ता लेके आया और आप उस रिश्ता करवाने वाले से पूछ रहे हैं कि हाँ, क्या ये लोग अच्छे हैं, और वो आगे से बात कहे कि यार मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो दैट वुड बी एन ऑड के मैनेजमेंट ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो देन व्हाट वुड बी हैपनिंग? क्या उनकी इंटेग्रिटी अच्छी है? क्या उनकी इंटेग्रिटी पे डाउट नहीं क्रिएट हो जाएगा? तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फैक्टर टू कंसीडर व्हेन डिटरमाइनिंग एन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रेमवर्क। क्या ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनको हमने देखते हुए चेक करना है कि क्या ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ एन एंटिटी क्या है, कि वो बिजनेस है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ओन एंटिटी है। क्या इस तरह के बिजनेस के ऊपर इस तरह के अकाउंटिंग और क्या कहते हैं स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं जो इन्होंने लगाए हुए हैं। पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा? क्या जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है या स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनी है? ये भी हम आइज़ा 200 के लिए बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं। एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि क्या ये किसी लीगल बेसिस के ऊपर बन रही है या स्टैट्यूटरी बेसिस के ऊपर बन रही है, या किसी लीगल अथॉरिटी ने हमें कहा है कि भाई इनके इस बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करो। इफ इश्यू अराइज आफ्टर एक्सेप्टेंस, मैनेजमेंट में नीड टू अडॉप्ट अ न्यू फ्रेमवर्क। ऑब्वियसली अगर जब हमने एंगेजमेंट को फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद हमें कोई इश्यू ऐसे आइडेंटिफाई हुए जिसके अंदर हमें पता लगा कि ये फ्रेमवर्क ठीक नहीं है इस एंगेजमेंट या इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इस ऑडिट के लिहाज से, तो हम मैनेजमेंट को बताएंगे कि भाई आपका फ्रेमवर्क ठीक नहीं है, आप इसको चेंज करें। टाइप ऑफ फ्रेमवर्क हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ के हैं आइज़ा 200 के अंदर, के जनरल पर्पस फ्रेमवर्क भी होते हैं और कुछ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क भी होते हैं। और अब हम आ जाते हैं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर, तो वो भी हम आइज़ा 200 के अंदर बहुत क्लियरली पढ़ के आए हैं कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो कि ज़रूरी है एक फेयर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, एंड प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन टू ऑडिटर एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो हम हर किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी हमें मैनेजमेंट, तभी हम जाके ऑडिट को कंडक्ट कर सकते हैं। इसको मैं ये ठीक कर लेता हूँ, इसका ये आएगा अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, इट इज अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। मैं जब आपको नोट्स आपके अपलोड करूंगा तो उसमें ये एरर ठीक होगा। स्कोप ऑफ लिमिटेशन बिफोर ऑडिट एक्सेप्टेंस। इफ मैनेजमेंट लिमिट्स audit procedure to extend that the auditor may need to issue a disclaimer, the engagement must not be accepted। कोई भी ऐसी मैनेजमेंट
स्कोप लिमिटेशन लगा देती है, जिससे आपकी इंटेग्रिटी डाउटफुल हो रही है मैनेजमेंट की कि अच्छा अगर एंगेजमेंट स्टार्ट होने से पहले या अभी बीच के अंदर कोई ऐसी चीज़ें वो कर रहे हैं और आपको एक्सेस नहीं दे रहे, जिससे आप अपना ऑडिट नहीं परफॉर्म कर सकते या आपको अभी से लग रहा है, आपने जब अपने कंटीन्यूअस और एक्सेप्टेंस प्रोसीजर अप्लाई कर रहे थे, आपको पता लगा प्रीवियस ऑडिटर ने आपको बताया कि भई ये लोग जो हैं ये डाटा नहीं देते हैं या इनके ये इश्यूज़ हैं, ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको ये चीज़ें पता लग जाती है जिसकी वजह से पिछले ऑडिटर ने भी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया था, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के ऊपर इंशाल्लाह हम आईज़ो 700 सीरीज़ के अंदर पढ़ेंगे। तो आप अभी से इस चीज़ को नोट कर लें कि क्या हमारे ऊपर भी ये चीज़ें तो नहीं अप्लाई होंगी, और अगर होंगी तो आप एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही ना करें। अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, व्हाट इफ प्री कंडीशंस आर नॉट मेट? यानी अगर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं मानती या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अब क्या करें? क्या हम ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करें या ना करें? इफ ऑडिटर मस्ट डिस्कस द इशू विद मैनेजमेंट एंड शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट इफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल, ऑडिटर को एंड मैनेजमेंट रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ऑब्वियसली ऑडिटर को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना है कि यार ये इश्यूज हैं, अगर आप लोग अपनी मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानेंगे तो इंटेग्रिटी डाउटफुल है, हम अपनी चीज़ों को कंक्लूड कैसे करेंगे, ऑडिट कैसे कंक्लूड करेंगे, या आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही ठीक नहीं है जिसके अंदर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है, तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देंगी, तो ऑब्वियसली हमारा ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना नहीं बनता। इंटरनल कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की क्या है? इंटरनल कंट्रोल बहुत सी चीज़ों के ऊपर ना बेस कर रहा होता है कि किस तरह के इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह के कंट्रोल्स होंगे तो ऑडिट सही चल रहा होता है या स्मूथ चलेगा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एरर्स कम होंगे, वो डिपेंड कर रहा होता है एंटिटी का साइज़ क्या है। बड़ी साइज़ एंटिटी के अंदर ओरेकल, ईआरपी और बहुत अच्छे मॉड्यूल चल रहे होते हैं। छोटी एंटिटीज़ के अंदर हम देखते हैं कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो बहुत जैसे ओडू हो गया या क्या कहते हैं क्विक बुक्स हो गया, हम इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं। रिस्क क्या है उस बिज़नेस के अंदर, बिज़नेस के ऑपरेशंस किस तरह के हैं, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, किस बेसिस के ऊपर हम अपने इंटरनल कंट्रोल को बना रहे हैं, तो ये चीज़ें वेरी करेंगी। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल कंट्रोल, ये हमने एज़ 200 के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरनल कंट्रोल को बनाना, कि इंश्योर कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को एक्सेस करता है, उसको देखता है, उसको सारा चेक करता है अपने ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए। वो उसको रिप्लेस नहीं करता, ना ही ऑडिटर कोई अपनी ओपिनियन देता है इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। हाँ, सजेशन ज़रूर हम दे रहे होते हैं एज़ ऑडिटर के, ये इंटरनल कंट्रोल में हम डेफिशिएंसीज़ देखी हैं और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ये हम सजेस्ट करते हैं कि आप लोग ये ठीक कर लें, या मैनेजमेंट को और 2-4 भी गवर्नेंस को, इसके ऊपर भी हमारा एक प्रॉपर टॉपिक है। हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कैसे डिस्कस करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या हम देख रहे होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर भी, और हम क्या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। द ऑडिटर मस्ट एग्री ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म विद मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस। सही ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम कोई ना कोई एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, हमारे बीच में उनके साथ कोई एग्रीमेंट होगा, कोई कंडीशंस लिखी होंगी कि हमारी क्या काम होगा, उनका क्या काम होगा, हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हमारा स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, हमने किस-किस को रिपोर्ट करना है, किस बेस पे अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को चेक करना है, आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा, ये सारी कंडीशंस हमारी मेट होंगी, तो ही हम जाकर एंगेजमेंट को शुरू करेंगे। तो वो कंडीशन बाद में, ताकि इश्यू ना आए, बाद में किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज़ हो, तो हम एंगेजमेंट स्टार्ट करने से पहले ही वो सारी कंडीशन मैनेजमेंट के साथ तय कर लेंगे और उसके ऊपर मैनेजमेंट के साइन लेंगे, हम अपना खुद भी साइन देंगे। तो इस डॉक्यूमेंट को बेसिकली हम कहते हैं एंगेजमेंट लेटर। हम एक एंगेजमेंट लेटर साइन करेंगे जिसके अंदर हम क्या लिख रहे होते हैं। बेसिकली हम स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट के ऊपर बात कर रहे होते हैं। हम ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, हम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा, ऑडिट रिपोर्ट जो हमने देनी है उसका फॉर्मेट क्या होगा, अगर कोई पॉसिबल रिपोर्ट के अंदर मॉडिफिकेशन आपको अभी से फील हो रही है कि आपने जब सारा एक्सेस किया कि हाँ, हमने ये चीज़ें देखी हैं और प्रायर ईयर के हिसाब से हमें लगता है कि हमें कोई ना कोई रिपोर्ट के अंदर मॉडिफ़िकेशन करनी पड़ सकती है, तो वो आप इन उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा एंगेजमेंट लेटर के अंदर और बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं कि हमारा ऑडिट प्लान क्या होगा, ऑडिट टीम कंपोज़िशन क्या होगी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम, उसके रिगार्डिंग क्या चीज़ें होंगी। ऑडिट फी और स्ट्रक्चर क्या होगा, बिलिंग अरेंजमेंट्स क्या हो सकती हैं, ऑडिट स्कोप, डिटेल इंक्लूडिंग एप्लीकेबल लॉ एंड स्टैंडर्ड्स, कोई हमारी कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2-4 पे गवर्नेंस के साथ या किसी लॉ रेगुलेटिंग अथॉरिटी के साथ। इसके अलावा हम देख रहे होते हैं कि वर्किंग पेपर के ऊपर एक्सेस किसकी होगी, ऑडिटर की होगी या मैनेजमेंट को प्रोवाइड करने की हमारी ज़िम्मेदारी है, नहीं है, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर लिख रहे होते हैं। Exception to a written agreement. If law or regulation fully define engagement terms, a separate agreement is not required. However, the auditor must document the management understand its responsibilities. If only some responsibilities are covered by law, the missing element must be included in the engagement letter. हो सकता है किसी ना किसी जुरिस्डिक्शन के अंदर लॉ ही आपको सारा का सारा डिफाइन कर दे कि आपकी स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर की, मैनेजमेंट की, ये सारी कंडीशन लॉ ने अगर एक्सेप्ट कर दी हैं और बता दी हैं और आपको लिख के दे दी हैं,
एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, तो ओके आपको एक सेपरेटली एंगेजमेंट लेटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सारी की सारी डिटेल उस एंगेजमेंट लेटर के अंदर नहीं लिखी हुई, तो आप रिमेनिंग जो डिटेल्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं आपकी या मैनेजमेंट की, वो उसको एग्री करने के लिए आप अलहदा से सेपरेट एंगेजमेंट लेटर ज़रूर इश्यू करना चाहिए। एंगेजमेंट फॉर सब्सिडीज़ एंड डिवीज़न। आप लोगों को इतना तो अंदाज़ा होगा कि बहुत सारी कंपनीज़ की बहुत सारी सब्सिडीज़ होती हैं, किसी की होल्डिंग कंपनी होती है, किसी की एसोसिएट होती हैं, कुछ डिविज़न्स होते हैं, डिफरेंट जुरिसडिक्शंस में काम कर रहे होते हैं, किसी डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं। तो उनके ऑडिट भी करने होते हैं। अगर आपकी पेरेंट एंटिटी है, तो एज़ कंसोलिडेशन करने की भी ज़िम्मेदारी पेरेंट एंटिटी के ऊपर होती है। तो जब आपने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने हैं, उसके अंदर सब्सिडी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी और आपने उस कंसोलिडेटेड अकाउंट के ऊपर अपना ओपिनियन देना होता है एज़ ऑडिटर। तो आप ये नहीं कह सकते कि भई इसके अंदर जो ये वाली कंपनीज़ हैं, इसके ऊपर मैं सॉलिड ओपिनियन दे रहा हूँ और ये जो बाकी सब्सिडीज़ की इन्फॉर्मेशन मैंने इंक्लूड की है अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, मैं इसके ऊपर कंक्लूजन नहीं दे रहा, क्योंकि आपने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना है, तो आपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है, वो आपने उसके ऊपर कंप्लीट ओपिनियन देना होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि ऑडिटर जो होता है, वो सब्सिडियरी का भी ऑडिट करता है सम टाइम, या सब्सिडियरी का अगर कोई ऑडिटर कोई और होता है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को, उसके ऑडिट को चेक करता है, वो सारा ओपिनियन उसके ऊपर बेस करता है कि क्या जो सब्सिडियरी ने काम किया और जो सब्सिडियरी का ओपिनियन है, क्या वो ठीक है? क्या हम उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं? हम इसके ऊपर प्रॉपर टॉपिक के ऊपर हमारा ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है, हम इसके ऊपर पूरी बात करेंगे, डिटेल करेंगे कि क्या-क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या-क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या-क्या हमने चेक करना होता है, जिसके अंदर हम ISA 600 के अंदर सीरीज़ के अंदर हम पढ़ेंगे कि ग्रुप ऑडिट के हिसाब से हमने किन-किन चीज़ों को देखना होता है। लेकिन आइज़ा 210 में सिर्फ इतना ही कवर है कि इफ ऑडिटर audits both parent company and subsidiary, they should decide whether to issue a separate engagement letter based on who appoint the subsidiary, whether a separate report is required, legal or audit appointment rules, ownership level of parent and company, subsidiary independence। यहाँ पे सिर्फ engagement letter के लिहाज से बात की गई है कि अगर ऑडिटर ही पेरेंट कंपनी का और सब्सिडरी का ऑडिटर है, दोनों ही यानी एक ही ऑडिटर दोनों का ऑडिट कर रहा है। तो क्या सब्सिडियरी के लिए अलग से एंगेजमेंट लेटर इश्यू करें और पेरेंट के लिए अलग करें? ये सारी कंडीशन डिपेंड करेंगी कि आपको अपॉइंट कौन कर रहा है। सब्सिडियरी की जो मैनेजमेंट है वो अलग से अपॉइंट कर रही है, या पेरेंट ही सब्सिडियरी के लिए आपको अपॉइंट कर रहा है। कोई लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, किस तरह की ओनरशिप होगी, पेरेंट कंपनी की क्या ओनरशिप है उस सब्सिडियरी के अंदर, इंडिपेंडेंस के क्या मामलात हैं, वो सारा कुछ देखते हुए आप डिसाइड करेंगे कि क्या सब्सिडियरी के लिए अलग से सेपरेट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर स्टार्ट साइन किया जाए, या एक ही एंगेजमेंट लेटर के अंदर हम कंप्लीट दोनों को अकाउंट फॉर कर लें कि ये जो एंगेजमेंट लेटर है ये सब्सिडियरी के लिए भी है और ये पेरेंट के लिए भी है। अच्छा, रीअकरिंग ऑडिट। देखें, जब आपने एक दफ़ा रीअकरिंग ऑडिट होता क्या है? पहले इसको समझ लेते हैं। रीअकरिंग होता है कि आपने पिछले साल या पिछले काफ़ी सालों से ऑडिट कर रहे हैं और रिपीटेडली आप ही उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं और आप ही उसका ऑडिट कर रहे हैं। यानी अगर आप पिछले साल एक कंपनी का ऑडिट कर चुके हैं और इस साल भी आप ही ऑडिटर हैं उस कंपनी के, तो इस साल का जो आपका ऑडिट होगा वो रीअकरिंग ऑडिट कहलाएगा, कि यानी वो न्यू ऑडिट एंगेजमेंट नहीं है, वो रीअकरिंग ऑडिट है प्रीवियस ईयर से। तो क्या जब रीअकरिंग ऑडिट होगा, हमने दोबारा से सारी की सारी एंगेजमेंट टर्म्स को रिवाइज़ करना है, सारा कुछ चेक करना है, दोबारा एंगेजमेंट लेटर साइन करना है, सारा कुछ चेंज करना है, दोबारा से रिस्क असेसमेंट करनी है, दोबारा से एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर अप्लाई करने हैं। रिकरिंग ऑडिट के अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर हर चीज़ दोबारा से नहीं परफ़ॉर्म की जाती है। हाँ, एंगेजमेंट लेटर हर साल का न्यू इश्यू होता है, लेकिन क्या उसके अंदर एंगेजमेंट टर्म्स चेंज होती है? नहीं, वो हर साल नहीं चेंज हो रही होती, कुछ ना कुछ एक आधी हो सकता है, कोई ना कोई कंडीशन ऐसी अराइज़ हो जाए जिसकी वज़ह से आपको एंगेजमेंट लेटर के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़े। तो ये उस चीज़ के ऊपर टॉपिक है कि कब आपको एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज़ करना पड़ सकता है, या क्या ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वज़ह से आपको एंगेजमेंट लेटर के अंदर किसी न किसी रिविज़न की ज़रूरत पड़ी है। हम इवैल्यूएट करेंगे द टर्म ऑफ एंगेजमेंट नीड रिवीजन, द एंटिटी रिक्वायर्स अ रिमाइंडर ऑफ एक्जिस्टिंग एंगेजमेंट टर्म्स। हम इन 2 चीज़ों को इवैल्यूएट करते हुए हम देखेंगे कि क्या वाक़ई एंगेजमेंट टर्म को रिवाइज़ करने की ज़रूरत तो नहीं है, या मैनेजमेंट को बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि भई याद है ना, हमारी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या थी? क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों को भूल गया था और फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हुए थे। इस तरह की कोई ना कोई अगर सिचुएशन है, आप उनको याद दिला सकते हैं कि हमारी भई एंगेजमेंट टर्म ये होगी। व्हेन टू रिवाइज़ और रिमाइंड एंगेजमेंट टर्म्स। Auditor do not always need to issue a new engagement letter for every audit period. However, he must revise or remind terms if any of the following occur. मैंने जैसे आपको बताया कि एंगेजमेंट लेटर हर साल ज़रूर साइन होता है, हर साल का एक न्यू एंगेजमेंट लेटर साइन होता है, लेकिन उसके अंदर न्यू कंडीशन हर साल डाली जाएँगी या हर साल कोई ना कोई कंडीशन चेंज होंगी, ये ज़रूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कुछ एग्ज़ाम्पल्स के ऊपर, कुछ सिनेरियोज़ के ऊपर, जिसमें से कुछ डिस्कस यहाँ पे हैं। कि मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्टिव, चेंज इन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, सीनियर मैनेजमेंट में चेंज आ गया है, सिग्निफिकेंट ओनरशिप चेंज आ गई है, मेजर बिजनेस साइज और नेचर ऑफ
नेचर के अंदर चेंज आ गया कि आपका बिज़नेस का बहुत पिछले साल कम बिज़नेस कर रहे थे, इस साल आपका बहुत ज़्यादा बूम आ गया है या आपका नेचर ऑफ बिज़नेस के अंदर चेंज आ गया, किसी किस्म का कोई न्यू लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। न्यू आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया है या कोई ऐसे चेंजेस आ गई हैं जो आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को चेंज कर रही हैं या ऐसे कोई लॉज आ गए हैं, तो इन चीज़ को देखते हुए हम इन चीज़ों को देखेंगे आप क्या 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 हमारे ऊपर इस साल न्यू टर्म्स अप्लाई हो रही हैं और उसके लिहाज से आप न्यू ऑडिट एंगेजमेंट टर्म को साइन करेंगे और उसके अंदर रिवीजन लेके आएंगे। अगर इस तरह का कोई चेंजेस नहीं है तो आपको कोई न्यू कंडीशंस को ऐड करने की या चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप पिछले साल वाला ही एंगेजमेंट लेटर के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि हम डेट चेंज करते हैं और हम उसको दोबारा इस साल के लिए साइन करवा लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन द टर्म ऑफ एंगेजमेंट। देखें, आपने पहले स्टार्ट में एंगेजमेंट टर्म एक्सेप्ट कर ली कि भाई हम ऑडिट करेंगे और हम कंप्लीट ऑडिट करेंगे, हम इसमें ये चीज़ें करेंगे, हमारा ये स्कोप होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा और आपने 1 महीना काम शुरू कर दिया और उसके बाद 1 महीने के बाद जाके कंपनी कहती है, "ओह हो! एंगेजमेंट की टर्म चेंज करते हैं, अब आप ये नहीं करेंगे, अब आप ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, हमने अब ये नहीं करवाना, वो नहीं करवाना।" तो इट इज़ नॉट अलाउड। एक दफ़ा जब ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है, वो अपना काम शुरू कर देता है और आपकी एंगेजमेंट टर्म एग्री हो गई है, तो उसके बाद आप चेंजेज़ नहीं अलाउ करते। ये तो एक नॉर्मल टर्म भी है कि आपने किसी के साथ क्या कहते हैं, आप नॉर्मल बिज़नेस कर रहे हैं, आपने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया है, आपने अपना काम शुरू कर दिया और वो बाद में आके आपका कस्टमर आके कहता है, "नहीं, नहीं, नहीं सर, आप ऐसे नहीं करें, ऐसे कर दें।" आपने टाइम स्पेंड किया होता है, आपने काम किया होता है, आपने एग्रीमेंट साइन किया होता है, तो आप भी एक्सेप्ट नहीं करते एज़ अ बिज़नेसमैन। तो ऑडिटर भी एक तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो पूरी कर रहा है लॉ के अकॉर्डिंग, वो ऑडिट कर रहा है, लेकिन वो एक तरह से एक बिज़नेसमैन भी है। तो वो दोनों को चीज़ों को देखते हुए कि यार मेरी लॉ ने भी मुझे प्रोहिबिट किया है और मेरी अपनी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट भी ये है कि मैंने इतना टाइम इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, मैंने इतनी चीज़ें की हैं, मैंने ये प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, मेरा इतना एक्सपेंस आया है। मुझे लॉ ने भी कहा है कि भई अगर आपने एक दफ़ा एक ऑडिट एंगेजमेंट टर्म को एक्सेप्ट कर लिया, आपने विदाउट एनी वैलिड रीज़न, ये याद रखिएगा, विदाउट एनी वैलिड रीज़न चेंज नहीं करनी टर्म ऑफ एंगेजमेंट को, तो मैं नहीं करूँगा। हाँ, तो उसके ऊपर ये बात है कि अगर बाद में वैलिड रीज़न कोई मैनेजमेंट देती है कि सर असल में हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पहले एक्चुअली हमारे जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोन लेने के लिए वो एक स्पेशल ऑडिट करवा रहे थे, ठीक है? बैंकर की नी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपने एंगेजमेंट टर्म साइन कर लिया और बाद में क्या हुआ कि बैंकर ने ना लोन देने से इनकार कर दिया। उसने कहा इवन दो आप ऑडिट करवा के हमें देते हैं, हम आपको लोन ही नहीं देंगे। तो आप मैनेजमेंट आपके पास आई, "सर, सर, सर वेट करें, हमारी ना एंगेजमेंट टर्म चेंज हो गई हैं, हम बैंकर अपना चेंज कर रहे हैं। उस बैंकर ने ये रिक्वायरमेंट की थी लेकिन वो हमारा उसके साथ टर्म खराब हो गए हैं और हम नहीं उससे लोन ले रहे हैं। अब हम न्यू बैंकर के साथ जा रहे हैं और उससे हम लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है, तो काइंडली आप अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज करके अपनी एंगेजमेंट टर्म्स चेंज कर लें। अगर इस तरह की कोई वाक़ई वैलिड रीज़न है, तो ठीक है, फिर आप अपने ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स को चेंज कर सकते हैं। अगर वो आपको कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई डाटा माँग रहे थे और वो आपसे नहीं देते और आप वो बाद में आपको कहते हैं, "नहीं सर, फिर आप ऐसे करें, हमने तो नहीं आपको डाटा देना, आप ऑडिट करें ही ना, आप ना खाली रिव्यू कर दें, आप रिव्यू के लिए तो ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमने ये डाटा इसलिए देना।" अगर इस तरह की वो बात करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली ये एक वैलिड रीज़न ही है और फिर आप एंगेजमेंट टर्म को चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारा का सारा टॉपिक उस चीज़ के ऊपर है। इफ ऑडिटर मस्ट नॉट एग्री टू चेंज एन ऑडिटर मस्ट नॉट एग्री टू चेंज एन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म विदाउट अ वैलिड रीज़न। इफ मैनेजमेंट रिक्वेस्ट टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एश्योरेंस, द ऑडिटर मस्ट इवैल्यूएट इफ द रिक्वेस्ट इज़ रीज़नेबल। लेवल ऑफ एश्योरेंस जैसे मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दी कि पहले आप ऑडिट कर रहे थे और एंगेजमेंट टर्म चेंज करके वो कहते हैं कि सर हमने आपको डाटा नहीं देना, आप रिव्यू कर दें। रिव्यू में आपको ये डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने ये चेक करना है कि क्या वो जो आपको ऑडिट से रिव्यू के ऊपर लेके आ रहे हैं, क्या ये रीज़नेबल है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये चीज़ रीज़नेबल नहीं है, तो आप उनको क्या कहते हैं, कहेंगे कि नहीं सर अब हमारी ऑडिट की टर्म्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगी। लेकिन जैसे मैंने एक बैंकर वाली एग्ज़ाम्पल दी, पिछले वाले बैंकर ने कहा था कि ऑडिट करके लाओ और इस बैंकर ने कहा क्या रिव्यू की रिपोर्ट भी आप दे दोगे ना तो मैं आपको लोन दे दूँगा। तो ये एक्सेप्टेबल है। एनी चेंजेस मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड इन एंगेजमेंट लेटर। ऑब्वियसली जैसे ही चेंजेस आएँगे तो आप न्यू एंगेजमेंट लेटर इश्यू करेंगे और उसके अंदर चेंज को इनकॉर्पोरेट करेंगे। इफ ऑडिटर cannot accept the change and management refuses to proceed with the original engagement, the auditor must withdraw from the engagement if legally allowed, obviously, whether if they and determine whether if they have any obligation कि वो रिपोर्ट करें दोस्त चार्ट पे गवर्नेंस के साथ, रेगुलेटर के साथ या ओनर ऑफ द कंपनीज के साथ। देखिए, अब मैनेजमेंट आपको काम ही नहीं करने दे रही है, आपको डाटा ही नहीं दे रही है, आप परस्यू नहीं कर सकते। तो ठीक है, इस केसेस में फिर आप क्या करें कि आप ऑडिट करने से इनकार कर दें, आप विथड्रॉ कर लें और आप देखें कि क्या मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है कि 2-4 गवर्नेंस के साथ या ओनर्स के साथ या रेगुलेटर के साथ कि उनको मैं कम्युनिकेट करूँ और उनको मैं अपनी सारी सिचुएशन से आगाह करूँ कि ये मसलों की वजह से मैं विथड्रॉ कर रहा हूँ या ये मसले मुझे आ रहे हैं। खैर, ये कुछ वैलिड और इनवैलिड रीज़न की एग्ज़ाम्पल्स हैं। रिक्वेस्ट टू चेंज टू अ रिव्यू और रिलेटेड सर्विसेज। बिफोर एग्रीइंग टू अ लोअर लेवल एंगेजमेंट, द ऑडिटर मस्ट एनालाइज़ लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट।
If the auditor agrees to change the prior audit work may still be useful. The new engagement report must not reference the original audit engagement, any previous audit procedure unless the part of an agreed upon procedure engagement. देखिए वो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है कि अगर आप लेवल ऑफ एश्योरेंस चेंज कर देते हैं, आप ऑडिट से रिव्यू के ऊपर आ जाते हैं, तो सबसे पहले हो सकता है कि वो जो आपने ऑडिट के अंदर कुछ चीजें परफॉर्म की थी, प्रोसीजर परफॉर्म किए थे, बहुत सारे प्रोसीजर और बहुत सारा जो एविडेंस है वो आपका रिव्यू एंगेजमेंट के अंदर भी यूज हो जाएगा। लेकिन उस रिव्यू रिपोर्ट के अंदर आप ये कोई मेंशन नहीं करेंगे कि ये जो हमने एविडेंस लिया था, ये जो हमने इसके ऊपर हम ट्रू एंड फेयर दे रहे हैं, इसके अंदर काफी ज्यादा काम हमने ऑडिट के थ्रू परफॉर्म किया था। या पिछली इसकी एक ऑडिट एंगेजमेंट टर्म थी जिसके अंदर हम ऑडिट कर रहे थे, आधा काम हमने वहां पे किया था और उसके थ्रू हमने इवैल्यूएट किया और आधा काम हमने रिव्यू के थ्रू किया। आपने पिछली एंगेजमेंट टर्म के अंदर कोई भी आपने रेफरेंस नहीं देना कि कोई भी आपने ये नहीं बताना कहीं पे कि हमारा पहले ऑडिट चेंज हो गया, अब फिर हम रिव्यू पे आए, फिर हमने इस तरह पहले ये परफॉर्म किया, अब ये परफॉर्म कर रहे हैं और इस तरह हमने अपना ओपिनियन बेस किया कि हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। तो आपने प्रीवियस जो भी आपकी एंगेजमेंट टर्म है, उसका कोई भी रेफरेंस नहीं लेके आना होता। एडिशनल कंसिडरेशन इन एंगेजमेंट एक्सेप्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशनल कंसिडरेशन इन एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस की क्या एडिशनल कंसिडरेशन हो सकती है कोई भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते वक्त। ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिस्क्राइब बाय लॉ एंड रेगुलेशन। क्या जो ऑडिटर रिपोर्ट है वो लॉ तो नहीं बता रहा कि भाई जो आइजा ने बताई हुई है कंडीशन या आइजा ने जो फॉर्मेट बताया हुआ है, जो चीजें बताई हुई है वो है, या लॉ ने अलहदा से ही कोई रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया है कि भाई आप आइजा के अकॉर्डिंग अपनी ऑडिट रिपोर्ट नहीं देंगे, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने ये फॉर्मेट दिया और जो मैंने वर्डिंग दी है इसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिपोर्ट देंगे। तो आपने ये चीजों को भी चेक करना है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस केस में। Evaluate if user might misunderstand the assurance. Determine if additional explanation can prevent confusion. If yes, include explanation in the auditor report. If no, do not accept the engagement unless legally required. If engagement is required by law, auditor shall not state the compliance with ISAs in the report. वो पहले सबसे पहले तो आपने ये एक्सेस करना है कि यार ये जो रिपोर्ट लॉ ने हमें बताई है, क्या इससे यूजर तो नहीं मिसगाइड हो रहे या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं क्रिएट हो रही है। अगर तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ही नहीं हो रही तो ठीक है ना, कोई मसला ही नहीं है। वो हो सकता है अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट हो रही तो लॉ ने जो रिपोर्ट बताई है वो आइजा के अकॉर्डिंग ही होगी। लेकिन अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है और वो एडिशनल डिस्क्लोजर्स के साथ ठीक हो सकती है, तो ठीक है, आप अपने एडिशनल डिस्क्लोजर दे दें रिपोर्ट के अंदर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि भाई ये चीज़ें हैं जिसको आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है और ये चीज़ें हैं जो चेंज है आइज़ाज़ के अकॉर्डिंग। लेकिन क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट थी इस वजह से हमने इसको ऐसे किया है या ये डिस्क्लोजर इस तरह हमने प्रोवाइड किया है। आप उसको एक्सप्लेन फर्दर कर दें एडिशनल डिस्क्लोजर के साथ। और अगर आप एडिशनल डिस्क्लोजर भी नहीं दे सकते या एडिशनल डिस्क्लोजर्स के साथ वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर नहीं हो सकती, तो बेहतर यही है कि आप एक्सेप्ट ही ना करें एंगेजमेंट को। लेकिन अगर स्टिल रिक्वायर्ड बाय लॉ है, आपको नैब ने या एससीसीपी ने या स्टेट बैंक ने या गवर्नमेंट ने आपको अपॉइंट कर दिया कि भाई आप ही ऑडिट करोगे, तो ठीक है, आप ऑडिट करो। आप उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्या कहते हैं रिपोर्ट बना के दे दो, लेकिन उसके अंदर बस आपने ये नहीं लिखना कि आपने आइजाज की कंप्लायंस की है, क्योंकि फिर आपने आइजाज की कंप्लायंस करनी होती या कर रहे होते तो वो जो इश्यूज हैं या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाती। लेकिन नहीं हुई आपके अकॉर्डिंग और आइज़ाज़ के अकॉर्डिंग, तो आपने फिर उसकी कंप्लायंस को भी नहीं लिखना। सेकंड है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब बाय लॉ और रेगुलेशन। जैसे हमने कहा कि एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए। हमने ऊपर 3 कंडीशंस पढ़ी थी कि भई नेचर के हिसाब से, स्कोप के लिहाज से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स के हिसाब से आपने देखना है कि आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, यानी नैब ने या क्या कहते हैं एससीसीपी ने या स्टेट बैंक ने या किसी भी इदारे ने आपको एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना के दिया कि भाई इसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ और हमें इसको रिपोर्ट इसके ऊपर ऑडिटर से ऑडिट करवा के दो, तो ओके, हमें इशू नहीं है। लेकिन इसके अंदर हमने फिर किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कंडीशन टू एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट। Management agrees to extra disclosure to prevent misleading financial statement. Engagement term must confirm. The audit report will include the emphasis of matter paragraph and opinion will not use the phrase like true and fair view. आपने ये तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि भाई आप फिर एडिशनल डिस्क्लोजर्स ऐड करेंगे, ठीक है? आप एंगेजमेंट टर्म्स के अंदर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐड करेंगे और आप अपने ओपिनियन के अंदर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल हमारे लिए नहीं है या आइजाज के अकॉर्डिंग नहीं है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन क्योंकि लॉ रेगुलेशन ने कहा है, तो हम इस वजह से ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड नहीं यूज करेंगे। अगर तो ये कंडीशन मेट हो जाती हैं, ओके। अगर ये कंडीशन मेट नहीं होती तो evaluate the effect of misleading financial statement on audit report, include a reference on this matter in the term of engagement। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, ये कितनी ज्यादा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, आपकी मटीरियलिटी से ज्यादा तो नहीं है। अगर ये कोई मिस स्टेटमेंट क्रिएट कर रही है और अगर डिस्क्लोजर कुछ ऐसे हैं या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी दी गई है
जिसकी वजह से यूज़र जो है वो मिसगाइड हो सकते हैं। तो आपने वो भी देखना है कि क्वालिटेटिव बेस पे या क्वांटिटेटिव बेस पे, दोनों बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन जो है कितनी मिसगाइडेड है और इसका क्या मटेरियलिटी का इफ़ेक्ट होगा, क्या स्कोप होगा इसका और कितना यूज़र मिसगाइड हो सकता है। तो आपने अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इवैल्यूएट करना है और उसके बेसिस पे आपने अपने ओपिनियन को देना है कि यार मैंने ये नोट किया कि ये 10 डिस्क्लोज़र्स हैं, ये 2 डिस्क्लोज़र हैं, ये बहुत ज़्यादा मिसगाइडिंग है, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि यूज़र मिसगाइड हो रहा है और ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, तो मैं अपने रिपोर्ट इस वज़ह से मॉडिफ़ाई कर रहा हूँ। कोई भी आपकी क्या कहते हैं इम्पैक्ट हो सकता है। Financial reporting framework supplemented by law and regulation. Some jurisdiction add legal requirement to financial reporting standard. Auditor must identify conflict and determine how to address them. Check the conflict, determine if legal requirement contradict financial reporting framework. If conflict exists, there are two possible situations. If conflict can be resolved through additional disclosure, okay, आप additional disclosure देके चीज़ों को ठीक कर दें। मैनेजमेंट शैल इंक्लूड एडिशनल डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और शैल नैरो चॉइसेस लीगल एडिशन विल बिकम पार्ट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली वो कह रहा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के साथ आपको लॉ और रेगुलेशन ने भी कुछ चीज़ें बता दी हैं जो आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है और आपने उसको ऐड करना है। अगर तो लॉ और रेगुलेशन ने जो भी कंपनी लॉ ने अगर आपको चीज़ें बताई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऐड करने के लिए और उससे आपकी कोई मिसगाइडेंस नहीं क्रिएट हो रही तो ठीक है। अगर मिसगाइडेंस कोई क्रिएट हो रही है या कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, अगर आप उसको एडिशनल डिस्क्लोजर के साथ ठीक कर सकते हो तो वो ठीक कर दो। और वो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, उसकी डिस्क्रिप्शन वो फिर चेंज हो जाएगी और वो फिर आप लिखोगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका आईएफआरएस था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो आप उसकी जो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन होगी वो आपके चेंज कर देंगे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आईएफआरएस यानी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट। तो इस तरह आप कोई भी अगर आपका लॉ या रेगुलेशन सप्लीमेंट कर रहा है आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को, तो अगर उसके अंदर कोई एरर नहीं है और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हल्का-फुल्का है और वो एडिशनल डिस्क्लोजर के साथ चेंज हो सकता है, तो वो आपका फ्रेमवर्क का ही पार्ट बन जाएगा और आप एडिशनल डिस्क्लोजर दे देंगे। लेकिन अगर एडिशनल डिस्क्लोजर देने के साथ भी आपका वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्या कहते हैं खत्म हो रहा और आपको लॉ एंड रेगुलेशन प्रोहिबिट कर रही हैं और आपको वो कह रही हैं कि नहीं जनाब आपने आईएफआरएस को नहीं देखना, आपने मेरे ही फ्रेमवर्क को या मैंने जो चीजें बताई हैं चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट है आईएफआरएस के साथ, आपने मेरे ही बताई हुई चीज़ों के ऊपर जाना है और आपने उस चीज़ को फ़ॉलो करना है, तो फिर आपको क्या होगा कि मैनेजमेंट शैल अमेंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एज़ एप्लीकेबल इन पाकिस्तान एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। यानी बेसिकली फिर वो क्या होगा कि लॉ एंड रेगुलेशन ने जो आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बता दिया, देखो उसने जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बताया उसके अंदर कि उसके लिहाज से तो कोई एरर नहीं है। अगर उसके लिहाज से तो कोई एरर नहीं है तो बस ठीक है, आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की जो डिस्क्रिप्शन है वो चेंज कर दो। फिर आप आईएफआरएस नहीं लिख सकते क्योंकि आप आईएफआरएस की कंप्लायंस नहीं कर रहे, फिर आप ऐसे लिखोगे कि अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एज़ एप्लीकेबल इन पाकिस्तान एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डिस्क्रिप्शन ही चेंज कर लोगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, आईएफआरएस के साथ हम कंप्लाई कर रहे थे कंपनीज एक्ट को। यहाँ पे हम आईएफआरएस को कंप्लीटली कंप्लाई नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल जो पाकिस्तान में है, वो आईएफआरएस के अंदर बहुत से ऐसे हो सकते हैं जो एप्लीकेबल होंगे, जो नहीं होंगे वो हमने कह दिया, बस यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया कि जो भी एप्लीकेबल पाकिस्तान में है, हमने उसको कंप्लाई किया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक आइज़ा 210। आई होप सो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। ये जो मैं नोट्स हैं मैं इसको अपलोड कर दूँगा आप और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक भी दे दूँगा डाउनलोड के लिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना लिंक्डइन आईडी और ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मेरे से लिंक्डइन के थ्रू या ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम आइज़ा 200 सीरीज़ की फर्दर क्लासेस को डिस्कस करेंगे और फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।